हाँ बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। कल वाला रिवाइज किया होगा आप लोगों ने। पक्का। तो कल अपन ने इंटरनल ईयर आंतरिकरण में जो वेस्टिबुलर तंत्र है उसकी संरचना की बात कर ली थी, और उसमें भी अपन लोगों ने सेमी सर्कुलर केनाल और ऑटोलिथ ऑर्गन जो वेस्टिबुलर तंत्र में आते हैं उनकी चर्चा की थी। हमने बात की थी कि जो ऑटोलिथ ऑर्गन है उनके ऊपर सेमी सर्कुलर केनाल है, और जो वेस्टिबुलर तंत्र है इसके नीचे कोकलिया है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो कोकलिया वाला भाग है वो वेस्टिबुलर तंत्र के नीचे की तरफ होता है। इसको समझने के लिए अपन ने थोड़ा सा इसको अनफोल्ड किए, बाकी ये स्नेल की तरफ मुड़ा हुआ होता है। अब अपन बात करते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है ना। तो आज चर्चा करते हैं इसके फंक्शन की। वेस्टिब्युलर तंत्र फंक्शन कि ये कैसे कार्य करता है। तो वेस्टिबुलर तंत्र जो है वो संतुलन में सहायक है, और इसमें भी सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं अर्ध चंद्राकार नलिका की, कि जो अर्धचंद्राकार नलिका है, इस अर्धचंद्राकार नलिका में जो इसका बेस है जिसको क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं, यहाँ पे विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। इसको क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहा गया है। और ये संवेदी संरचना है। जैसे इस मैंने सेमी सर्कुलर केनाल को यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को थोड़ा एनलार्ज किया है, यहाँ पे बेस वाले को। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? क्रिस्टा एम्पुलेरिस, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। और इसके अंदर जो है आपको पता है कि क्या भरा हुआ है, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। तो देखें कि जब भी व्यक्ति जो है वो चलता है या दौड़ रहा होता है, उस वक्त दौड़ते वक्त जो एंडोलिम्फ है ये गति करता है, क्योंकि ये फ्लूइड है तो ये मूव करेगा। और अगर ये फ्लूइड मूव करेगा तो इस फ्लूइड जो है इसके बेस की तरफ अगर अपन देखें क्रिस्टा एम्पुलेरिस, तो यहाँ पे ये हेयर सेल है, हेयर सेल्स। तो जब एंडोलिम्फ गति करता है तो हेयर सेल्स के ऊपर ये छोटे छोटे रोम बने हुए हैं, ये रोम गति करते हैं, और इनके गति करने से इनके अंदर इन रोम के ऊपर मैकेनिकल सोडियम चैनल होते हैं, वो खुल जाते हैं। और उनके खुलने से फिर ये जो कोशिका है जिनके नीचे ये संवेदी तंत्रिका है, जिसको कोक्लियर जिसको वेस्टिबुलर नर्व बोलते हैं, वेस्टिब्युलर तंत्रिका, ये उस संदेश को फिर मस्तिष्क के पास लेके जाती है ना। तो कोक्लिया जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं, इनके इंटीरियर में जो एंडोलिम्फ है उसकी गति से क्रिस्टा एम्पुलेरिस की संवेदी हेयर कोशिकाएं जो हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, और वो सक्रिय होकर के तंत्रिकीय विभव को वेस्टिबुलर तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और इससे चलते वक्त मनुष्य के शरीर की जो पोजीशन है उसका पता मस्तिष्क को लग जाता है, जो सेरेबेलम की मदद से हमारे संतुलन को बनाने में सहायता करता है। क्लियर ना? तो इस बात को जो अभी मैंने बोला उसको आप लोग नोट कर लेना। तो जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं उनके बेस पर जो क्रिस्टा एम्पुलेरिस है, ये अर्धचंद्राकार नलिकाओं के अंदर भरे हुए पेरिलिम्फ की गति की वजह से सक्रिय हो जाती हैं, और फिर इनसे जो है हमारे संतुलन की प्रक्रिया जो है उसमें हमें मदद मिलती है। ये जो तीनों अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं एक्स, वाई और जेड एक्सिस को सेंस करने में हमारी मदद करती है। जैसे
ये वाला हो गया एक्स एक्सिस, ऐसे हमारी गति हो रही है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और फिर ऊपर की तरफ उछलेंगे तो ये हो गया जेड एक्सिस। तो तीनों नलिकाएं हैं, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए और एक जेड के लिए। तो जब हम ऐसे गति करते हैं तो अंदर जो फ्लूइड है वो गति करता है, और फ्लूइड के गति करने से जो क्रिस्टा एम्पुलरिस है, इसकी हेयर सेल सक्रिय हो जाती है, और इनसे जुड़ी हुई संवेदी तंत्रिकाएं उस आवेग को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे हमारी स्थिति, वो बॉडी की पोजीशन का पता सेरेबेलम को लग जाता है और बैलेंस मेंटेन करने में सहायता मिलती है। आप लोग देखा होगा कि जब एक व्यक्ति जो है इस तरीके से घूमता है, तो व्यक्ति अगर घूमेगा आंख बंद करके, तो घूमने के बाद जब वो रुकता है तब भी उसको लगता है कि उसके चारों तरफ जो है चीजें घूम रही है, उसको चक्कर आते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो स्थिर हो गया, लेकिन उसके ईयर में कॉकलिया सॉरी जो सेमी सर्कुलर कैनाल में भरा हुआ एंडोलिम्फ है वो अब भी घूम रहा है। व्यक्ति तो एक जगह स्थिर हो गया, लेकिन एंडोलिम्फ गति कर रहा है। उसके गति करने से ये हेयर सेल उस संदेश को वेस्टिबुलर नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को भेजती है, और आदमी को ऐसे चीज़ें घूमती हुई नजर आती हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद में जब वो तरल अंदर की तरफ स्थिर हो जाता है, तब वो संकेत प्राप्त होना बंद हो जाता है, आदमी के आसपास की चीज़ें भी रुक जाती है। तो इस तरीके से डायनेमिक बैलेंस को मेंटेन करने में क्रिस्टा एम्पुलरिस मदद करती है। क्लियर ना? तो इसको आप लोग नोट कर लेना, जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं। क्रिस्टा एम्पुलरिस, कौन सा बैलेंस? डायनेमिक बैलेंस। ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं अर्धचंद्राकार नलिकाओं के बाद बी ओटोलिथ ऑर्गन की, इसकी, क्योंकि वेस्टिबुलर जो तंत्र है उसमें ए अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं, बी ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन देखें, ओटोलिथ ऑर्गन जो है उसके अंदर दो संरचनाएं हैं, यूट्रिक्युलस, दूसरा है सैक्यूल। यूट्रिकुलस सैक्यूल दोनों के अंदर ही क्या भरा होता है? एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ युक्त होती हैं दोनों, और इनकी संरचना अगर हम लोग देखें तो जैसे यूट्रिकुलस सैक्यूल कुछ इस तरीके से है, इनके अंदर ये विशिष्ट कोशिका है, संवेदी कोशिका, और इनके यहाँ से हेयर जैसी संरचनाएं निकली होती है, रोम जैसी संरचनाएं, और इसके अंदर एक ओटोलिथ कणिका के समान संरचना इसके अंदर एक उपस्थित होती है। कणिका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक्चुअल में ओटोलिथ ऑर्गन में जो यूट्रिकुलस सैक्यूल है, और इसके अंदर ये जो संरचना का मैंने डायग्राम बनाया है, ये है मैक्यूला। ये क्या है? मैक्यूला। ये मैक्यूला एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण को सेंस करता है। ये इसको अपन कह सकते हैं ग्रेविटी सेंसर है। ये ग्रेविटी सेंसर, ये ग्रेविटी को सेंस करता है। आप लोग एक जगह बैठे हो, उस वक्त मैक्यूला की मदद से ही स्टैटिक संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। एक जगह बैठे हैं तो उसको स्टैटिक संतुलन कहा जाता है। तो जो मैक्यूला है उस है यूट्रिकुलस सैक्यूल के अंदर जो ओटोलिथ ऑर्गन है, उसकी संरचना अगर हम लोग देखें तो ये संवेदी कोशिकाएं हैं, और इनके बेस से जो है संवेदी तंत्रिका निकली होती है इसे, और वो संवेदी तंत्रिका ब्रेन के पास जाती है। ये क्या है? सेंसरी नर्व है। तो आप लोग देखें कि एक आदमी अगर बैठा है तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल इस बॉल के ऊपर लगेगा, ग्रेविटी जी, तो ये बॉल यहाँ रहेगी ना। तो इससे क्या होगा कि यहाँ वाली जो कोशिकाएं हैं उनके हेयर
सक्रिय होंगे और एक्शन पोटेंशियल ब्रेन के पास जाएगा, जिससे हमें हमारे हेड की पोजीशन का पता लगता है। जैसे ही हमारे सिर को अपन ऐसे करेंगे तो ये बॉल भी गति करके इस तरफ आ जाएगी, तो यहाँ वाली कोशिकाएं सक्रिय होंगी, तो हमारे हेड की पोजीशन का हमें पता लग जाता है। एक आदमी नींद में है, उसके पैरों को पकड़ के अगर उल्टा कर दिया जाए तो उसको कुछ टाइम के बाद पता लग जाएगा कि किसी ने उसको उल्टा लटकाया है। तो जैसे उसको उल्टा लटकाया जाएगा, ये बॉल गति करके कहाँ जाएगी, यहाँ पे, तो यहाँ वाली कोशिकाएं सक्रिय होंगी, ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा। तो इससे आदमी को अपनी हेड की पोजीशन का पता लग रहा है एक जगह पे होते हुए भी। अगर अपन पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाएं तो उस समय हमारा शरीर इस तरीके से स्पेस के अंदर हम लोग ऐसे घूमते रहेंगे और हमें पता नहीं लगेगा कि हम उल्टे हैं या सीधे हैं। स्पेस में हम लोग इस तरीके से घूमते रहेंगे, लेकिन हमें पता नहीं लगेगा कि हम उल्टे हैं या सीधे हैं, क्योंकि स्पेस में जाते ही ग्रेविटी खत्म हो जाती है। तो ये बॉल जो है ग्रेविटी नहीं होने से सेंटर में आ जाती है, तो कोई भी कोशिका जो वो सक्रिय नहीं होती। ऐसे में ब्रेन के पास सिग्नल नहीं जाता है और ऐसे में हमारा जो स्टैटिक संतुलन है वो वहाँ पे हम लोग उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या बनेगा कि वेस्टिबुलर तंत्र में अर्धचंद्राकार नलिकाएं में कौन सी संवेदी संरचना होती है, क्रिस्टा एम्पुलरिस होता है, क्या कार्य करता है, डायनेमिक बैलेंस। ये सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। क्रिस्टा एम्पुलरिस कितने होते हैं, तो आपको बताने एक कान में 3 होते हैं, टोटल 6 होते हैं, समझे। फिर वेस्टिबुलर तंत्र के अंदर दूसरा भाग क्या होता है, ओटोलिथ ऑर्गन होता है। उसमें कितने भाग होते हैं, उसमें 2 होते हैं, एक तो होता है यूट्रिकुलस, एक होता है सैक्यूल। यूट्रिकुलस सैक्यूल जो है उसमें क्या भरा हुआ है, एंडोलिम भरा हुआ है। उसमें संवेदी संरचना का नाम क्या है, उसकी संवेदी संरचना का नाम है मैक्यूला। वो एक ग्रेविटी सेंसर है और इस मैक्यूला का क्या कार्य है, ये स्टैटिक संतुलन बनाने में हमारी सहायता करती है। बस इतना आपको इसमें याद रखना है। और क्रिस्टा एम्पुलरिस कौन सा संतुलन, डायनेमिक संतुलन। तो आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है। अर्धचंद्राकार नलिकाएं और उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे दिखा के वेस्टिबुलर तंत्रिका दिखा दो और क्रिस्टा एम्पुलरिस को दिखा के नाम लिख दो डायनेमिक संतुलन। फिर बी ओटोलिथ ऑर्गन लिख दो, यूट्रिकुलस सैक्यूल लिख के ये सब नोट करके उसमें फंक्शन लिख देना, स्टैटिक संतुलन बनाने में सहायता करता है। बस इतना याद रखना है इसमें। हो गया। अब एक चीज आप लोगों ने नोट किया होगा, इसके बारे में बता रहा हूँ कि जब एक व्यक्ति कार चलाता है तो उस वक्त जब वो रेस देता है तो रेस देते वक्त उसका शरीर आगे आता है या पीछे जाता है, रेस देते वक्त उसका शरीर इस तरीके से पीछे जाता है। तो जब उसका शरीर पीछे की तरफ जा रहा है तो व्यक्ति को अपनी बॉडी के बारे में पता कैसे लगा उसका बॉडी पीछे जा रहा है, तब वो अपने बैलेंस को कैसे मेंटेन करेगा, क्योंकि जब भी रेस दी जाएगी बॉडी पीछे जाती है, तो रेस देते वक्त ये गोली भी पीछे की तरफ जाती है और पीछे की कोशिकाएं एक्टिवेट होती हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा हेड वाला हिस्सा पीछे जा रहा है। अब जैसे ही वो ब्रेक दबाएगा तो उसका शरीर आगे की तरफ आता है, आगे की तरफ आते ही ये गोली किस तरफ आएगी, ये गोली आगे की तरफ बढ़ेगी, तो आगे वाली कोशिकाएं स्टिमुलेट होंगी और इससे फिर उसको पता लग जाता है कि उसका शरीर जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। इस तरीके से पीछे आगे साइड में ऊपर नीचे एक जगह ये जो स्टैटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने में ओटोलिथ ऑर्गन हमारी मदद करते हैं। समझे, पक्की बात। चले आगे, चलो। ये बात हो गई वेस्टिबुलर तंत्र की संरचना और उसके कार्य से संबंधित। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना है। आपको जो मैंने बातें बताई हैं ये गौर से सुन के आप लोग नोट कर लेना और एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना, ठीक है। फिर क्वेश्चन लगाना, एक भी बार नहीं जाएगा। अब अपन बात करते हैं कोक्लिया की संरचना और उसका कार्य। अब देखो कि कोक्लिया वाला क्षेत्र ये जो स्नेल वाला है, इसी की चर्चा करेंगे।
कॉक्लिया। देखो कॉक्लिया जो है वो स्नेल के समान संरचना है ना, कुछ इस तरीके से मुड़ी भी होती है। अब इस कॉक्लिया को समझने के लिए हम लोग जो हैं इस तरीके से इसको खोल देते हैं। ये पहले मुड़ी भी, इसको ओपन करते हैं। तो जब इसको ओपन किया जाता है, ओपन करने पर तो कुछ इस तरीके से ये प्रतीत होती है। चलो इसको थोड़ा सा, चलो यहाँ दिखा देते हैं। ये अपन ने जो कॉक्लिया है उसको इस तरीके से पूरा खोल दिया, तो ये सीधा हो गया है। इसको अपन ने पूरा सीधा कर दिया है। इस तरफ जो है वो है मिडल ईयर, और यहाँ पे एक विंडो होती है जिसकी चर्चा अभी अपन लोग कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अंडाकार खिड़की, ओवेल विंडो, ओवेल विंडो। और यहाँ पे भी एक खिड़की होती है, राउंड विंडो। गोलाकार खिड़की या राउंड विंडो। गोलाकार खिड़की। अब आप लोग देखें कि जब इसको अपन ने अनफोल्ड किया तो आपको मैंने बताया था कि जो ब्लैक कलर वाली संरचनाएं है वो बोनी लेबिरिंथ है, और रेड कलर वाली संरचना मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो रेड कलर में नजर आ रहा है वो एक्चुअल में ये है बीच में। ये है, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, और इसके ऊपर और इसके नीचे बोनी लेबिरिंथ है, और यही ऐसे फोल्ड होकर के ऐसा रूप ले लेते हैं। तो इसको खोल के यहाँ पे हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। अब इसका थोड़ा सा नामांकन में कर देता हूं। इस कक्ष को क्या नाम दिया जाएगा? स्केला वेस्टिब्यूलाई। इस कक्ष को क्या नाम देंगे? स्केला टिम्पेनाई। और जो बीच में है इसको क्या बोलेंगे? स्केला मीडिया। स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई। अब जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई है ये एक्चुअल में बोनी लेबिरिंथ है। लिख देंगे अपन बोनी लेबिरिंथ। और ये भी क्या है? बोनी मतलब अस्थिमय, बोनी लेबिरिंथ। और इनके अंदर तरल भरा हुआ है। स्केला वेस्टिबुलाई में और स्केला टिम्पेनाई में फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? इस फ्लूइड का नाम है पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ। और ये भी क्या है? पेरिलिम्फ।
लेकिन इनके बीच में ये जो आपको संरचना नजर आ रही है इसको बोलते हैं स्केला मीडिया, और इसके अंदर भी एक तरल भरा हुआ है, उस तरल को आप लोग बोलोगे एंडोलिम्फ। इस तरल का नाम हम क्या देंगे? एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ। अब जो कुछ मेम्ब्रेन है उनके नाम भी आपको जानने हैं। जैसे ऊपर की तरफ जो ये मेम्ब्रेन है इसको बोल लेंगे रिजनर झिल्ली। रिजनर झिल्ली जो है वो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में है। स्केला वेस्टिबुलाई व स्केला मीडिया के मध्य, ये याद रखना है। और एक चीज और याद रखनी है, रिजनर झिल्ली के ऊपर तो है पेरिलिम्फ और नीचे है एंडोलिम्फ। रिजनर झिल्ली जो है इसमें इसके ऊपर पेरिलिम्फ व नीचे एंडोलिम्फ। ऊपर पेरिलिम्फ है और नीचे की तरफ एंडोलिम्फ इसके अंदर भरा हुआ है। अब नीचे की तरफ जो आपको झिल्ली नजर आ रही है, ये झिल्ली कौन सी है? ये है बेसिलर झिल्ली या आधारीय झिल्ली। बेसिलर झिल्ली किन के बीच में है? ये या यह स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के मध्य है। स्केला मीडिया स्केला टिम्पेनाई के बीच में है, और इसके ऊपर तो है एंडोलिम्फ और नीचे है पेरिलिम्फ। इसके ऊपर एंडोलिम्फ व नीचे पेरिलिम्फ है। ठीक है। अब जो बेसिलर झिल्ली है इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण संरचना मौजूद होती है जो संवेदी संरचना है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी शुरुआत में की थी। इस संरचना को बोलते हैं कोल्टी के अंग। कोल्टी के अंग या ऑर्गन ऑफ कोल्टी। और उसके ऊपर ये जो हेयर जैसी संरचना है, ये एक्चुअल में इनको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया इनके ऊपर मौजूद होते हैं। और एक और मेम्ब्रेन होती है जो इस ऑर्गन ऑफ कोल्टी को ऐसे कवर करती है। और जो मेम्ब्रेन इसको ऊपर से कवर करती है, इस मेम्ब्रेन को क्या नाम देते हैं? टेक्टोरियल झिल्ली, ब्लू कलर वाली टेक्टोरियल झिल्ली इसको कहा गया है। क्लियर? और यहां से एक नर्व निकलती है जिसको कॉक्लियर नर्व कहा गया है। ये जो ऑर्गन ऑफ कोल्टी की कोशिकाएं हैं ना, इनके बेस से तंत्रिका निकलती है ऐसे। ये तंत्रिका जो है कॉक्लियर तंत्रिका है जो ब्रेन के पास जाती है। अब यहां पर एक छिद्र है जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई को जोड़ता है। इस छिद्र का क्या नाम है? इस छिद्र का यहां पे लिख देता हूं मैं, हेलिकोट्रीमा। स्केला वेस्टिबुलाई व स्केला टिम्पेनाई को जोड़ता है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई को आपस में कनेक्ट कर देता है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आप लोग दोबारा समझो, क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इस कॉकलिया को सबसे पहले अनफोल्ड किया, खोला गया,
तो इसके अंदर कितने कक्ष हैं? इसमें 3 कक्ष हैं। सबसे ऊपर वाले कक्ष को क्या बोलेंगे? तो आंसर देना है स्केला वेस्टिबुलाई। सबसे नीचे जो कक्ष है उसको क्या बोलेंगे? तो आंसर देना स्केला टिम्पेनाई। मध्य में स्केला मीडिया। ऊपर वाले कक्ष और नीचे वाला कक्ष बोनी लेबिरिंथ है और बीच वाला कक्ष मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। ऊपर जो कक्ष है और मध्य में जो कक्ष है उसके बीच में जो झिल्ली है उसको क्या बोलेंगे? रीजनल झिल्ली। और नीचे की तरफ जो झिल्ली है उसको बोलेंगे बेसिलर झिल्ली, आधारीय झिल्ली। बेसिलर झिल्ली के ऊपर ही ऑर्गन ऑफ कॉल्टी मौजूद होते हैं, जो संवेदी संरचनाएं हैं जो सुनने के अंदर हमारी सहायता करते हैं। और कॉल्टी के अंगों के ऊपर ही एक इलास्टिक झिल्ली है जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल झिल्ली। क्लियर? इस स्केला वेस्टिबुलाई का जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं ओवल विंडो और इस ओपनिंग को बोलते हैं राउंड विंडो। क्लियर ना? इसको आप लोग एक बार नोट करें, ठीक है? फिर अपन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया? चले आगे। तो ये अपन ने कॉकलिया की स्ट्रक्चर की बात की है। क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग? क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ठीक है ना? तो कुछ एनसीईआरटी की लाइन है कि वेस्टिबुलर स्केला वेस्टिबुलाई जो है वो उसका एंड कहाँ होता है? तो अंडाकार खिड़की में। और स्केला टिम्पेनाई का एंड कहाँ होता है? तो राउंड विंडो में। क्लियर? चलिए अब आगे। चलो अब अपन इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, सुनने की क्रिया विधि। नोट्स को बढ़िया से पढ़ के आप लोग एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगाएं, है ना? जिससे एनसीईआरटी बेस्ड आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएंगे। अब सुनने की क्रिया विधि। सुनने की क्रिया विधि, हियरिंग मैकेनिज्म। देखें कि सबसे पहले जो हवा में जो साउंड है हवा में उपस्थित ध्वनि, है ना, इसका कंडक्शन होगा हमारे ईयर तक। और ईयर पिन्ना जो है इस ध्वनि की तरंगों को एकत्रित करके उनको डायरेक्ट करेगा, उनको केंद्रित करेगा किस तरफ? यूस्टेकियन नलिका की तरफ। तो ध्वनि की ये तरंगें जो हैं सीधा आकर के किससे टकराएंगी? कान के पर्दे से। तो हवा में उपस्थित ध्वनि की तरंगें कान के पर्दे से आके टकराएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? टिम्पेनिक झिल्ली में कंपन होगा, टिम्पेनिक झिल्ली में वाइब्रेशन होगा। और ये वाइब्रेशन जो है फिर आपको पता है कि जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर के अंदर जो 3 बोन है ईयर ओसिकल्स,
तीनों बोन के थ्रू अंदर की तरफ जाएगा। मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और ये विंडो हो गई आपकी राउंड विंडो। तो आप लोग देखिए कि बाहर से जो वातावरण से साउंड आ रहा है, ध्वनि की तरंगें आ रही हैं, ईयर पिन्ना उसको जो है कलेक्ट करता है कर्ण पल्लव, और कलेक्ट करके जो ये केनाल है, इस केनाल के रास्ते ये टिम्पेनिक झिल्ली से टकराती हैं, जिससे टिम्पेनिक झिल्ली में कंपन वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन तीनों कर्ण अस्थियों ऑसिकल्स के थ्रू इस विंडो तक पहुंचता है। इस विंडो का क्या नाम है? अंडाकार खिड़की या ओवेल विंडो। अब जो ये तीनों अस्थियां हैं, इस वाइब्रेशन को न केवल ओवेल विंडो तक पहुंचाती है बल्कि उसको एम्पलीफाई भी करती हैं। ऑसिकल्स का कार्य क्या है? ध्वनि तरंगों को ओवेल विंडो तक पहुंचाना, है ना। ओवेल विंडो या आंतरिक जो कर्ण है, इंटरनल ईयर तक पहुंचाना। और दूसरा कार्य क्या है? ध्वनि तरंगों का एम्प्लीफिकेशन करना है। 10 टाइम्स, 10 गुना। जो ईयर ऑसिकल्स हैं वो ध्वनि तरंगों को 10 गुना बढ़ा देती है, उनकी तीव्रता को, और उसके बाद में वो ओवेल विंडो के पास आती है। अब आप लोग देखिए, ओवेल विंडो के पास आते ही क्या होगा? अब यहाँ पे जो कॉकलिया है उसको अपन लोगों ने इस तरीके से अनफोल्ड कर रखा है समझने के लिए, है ना। और अभी अभी आपको मैंने समझाया कि सबसे ऊपर कौन सा कक्ष था? स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई, इसके अंदर एक तरल भरा हुआ है, और तरल का नाम क्या था? पेरीलिम्फ। ये कौन सा छिद्र है? हेलिकोट्रीमा, जिससे ये आपस में कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे भी क्या भरा हुआ है? पेरीलिम्फ। इसका नाम क्या था? स्केला टिम्पेनाई। और ये बीच वाला स्केला मीडिया। स्केला मीडिया। अब आप लोग देखें कि ये जो वाइब्रेशन है इन ऑसिकल्स के रास्ते होता हुआ कहाँ तक आ गया? ओवेल विंडो। ओवेल विंडो से जो वाइब्रेशन है वो स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर प्रवेश करता है। अब यहाँ पे वाइब्रेशन आते ही इसके अंदर जो ये तरल है ये गति करेगा। जैसे एक टैंक है, उसके एक तरफ हम मारेंगे तो उसके अंदर जो जल है वो ऐसे गति वेव बनाता है, तरंगे बनाता है। वैसी तरंगे इसके अंदर उठती हैं। तरल में तरंगों का उठना, और ये जो तरंगे उठती हैं फिर ये वाइब्रेशन के फॉर्म में इस झिल्ली को क्रॉस करते हुए ये वाइब्रेशन इस तरल में होने लगेगा। ये तरल कौन सा? ये तरल कौन सा आपका? एंडोलिम्फ। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, कौन सी झिल्ली है ये? बेसिलर झिल्ली। और बेसिलर झिल्ली पर ऑर्गन ऑफ कोल्टाई की सेल्स हैं। ऑर्गन ऑफ कोल्टाई के अंग। और इसके ऊपर एक झिल्ली और है जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था? टेक्टोरियल झिल्ली। टेक्टोरियल झिल्ली, है ना। तो अब आप लोग देखें कि जब वाइब्रेशन यहाँ इस विंडो से इस कक्ष में पहुंचेगा, स्केला वेस्टिबुलाई में, तो इसके अंदर भरा हुआ पेरिलिम्फ में लहरें उठेंगी। वो लहरें इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसके अंदर भरे हुए तरल जो है उसमें लहरें उत्पन्न करेगी। एंडोलिम्फ में, जब लहरें उत्पन्न होगी तो जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होंगी ऐसे, और जब ये ऊपर नीचे होंगी तो कोल्टाई
के अंग की जो सेल्स हैं जिनके ऊपर स्टीरियोसीलिया है, ये स्टीरियोसीलिया कौन सी झिल्ली से टकराएंगे? टेक्टोरियल झिल्ली से स्टीरियोसीलिया टकराएंगे। ऐसे टकराने से इन ऑर्गन ऑफ कोर्टी के बेस से संवेदी तंत्रिका निकली हुई है। ये संवेदी तंत्रिका का नाम क्या है? कॉक्लियर नर्व। ये कॉक्लियर नर्व उस संदेश को कहाँ पहुंचा देती है? ब्रेन के पास। क्लियर ना? तो आप लोग एक चीज देखें कि एक बार दोबारा से यहाँ से समझ लें कि आवाज से ध्वनि की तरंगे कर्ण पल्लव से कैनाल से होते हुए कान के पर्दे से टकराई, पर्दे से टकराने के बाद वो ईयर ऑसिकल से गुजर के आंतरिक कर्ण तक पहुंची। इन ऑसिकल ने एक तो वाइब्रेशन को यहाँ तक पहुंचाया, दूसरा उनको एम्पलीफाई भी किया है। फिर वो ओवेल विंडो के पास आई। ओवेल विंडो भी वाइब्रेशन को 2.2 टाइम्स वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है, उसको बढ़ाता है ये। क्लियर ना? अब यहां से तरंगे जो हैं इस तरल में उठेंगी, वो तरंगे इस झिल्ली को क्रॉस करके इस द्रव में भी गति कराएंगी। ये द्रव जब गति करेगा स्केला मीडिया वाला जिसमें एंडोलिम्फ है, जिससे बेसिलर झिल्ली भी ऊपर नीचे ऐसे गति करेगी। अब बेसिलर झिल्ली अगर ऊपर नीचे गति करेगी तो बेसिलर झिल्ली के ऊपर जुड़े हुए ऑर्गन ऑफ कोर्टी की सेल भी गति करेंगी, वो भी ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगी तो उसके स्टीरियोसीलिया कौन सी झिल्ली से टकराएंगे? टेक्टोरियल झिल्ली से। अब स्टीरियोसीलिया जब टेक्टोरियल झिल्ली से टकराएंगे तो टेक्टोरियल झिल्ली से टकराने से स्टीरियोसीलिया के मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे और इससे सोडियम अंदर जाएगा इन सेल्स के और ये विध्रुवित हो जाएंगी और विध्रुवण इस कॉक्लियर नर्व के थ्रू कहाँ चला जाएगा? ब्रेन के पास। और आदमी को अलग अलग पिच का साउंड जो है वो सुनाई देगा। ये बात थी इसमें हियर मैकेनिज्म के अंदर। फिर क्या होगा कि जो साउंड है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके भी इस मध्य कक्ष में आ सकता है और साउंड जो है इस हेलिकोट्रीमा जो छिद्र है इससे भी ये वेव गति करके इस कक्ष में आ जाएंगी और इस तरल में गति होगी। यहां से भी इस बेसिलर झिल्ली को ऊपर की तरफ मूव करवाया जा सकता है। फिर वो जो वाइब्रेशन है यहाँ पे जो दूसरी विंडो मैंने बताई थी आपको, राउंड विंडो, उससे बाहर निकल जाता है यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू। समझ आई बात? तो ये बात थी किसके? हियरिंग मैकेनिज्म में। तो इसमें आप लोग ये लेक्चर देख के पूरा और फिर आप लोग जो है एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के इसके क्वेश्चन अच्छे से आपको लगाने हैं। क्लियर ना? तो कॉक्लियर नर्व के थ्रू संदेश कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास। ठीक है, एक बार थोड़ा सा दोबारा मैं समराइज कर दूं कि बाहर से साउंड जब इस झिल्ली से टकराएगा तो इन हड्डियों में वाइब्रेशन होगा। ये हड्डियां उस साउंड के वाइब्रेशन को 10 गुना बढ़ा देंगी। फिर वो वाइब्रेशन ओवेल विंडो के थ्रू स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में लहरें उत्पन्न करेगा। वो लहरें सीधी मध्य कक्ष में भी आ जाती हैं और इस हेलिकोट्रीमा से निचले कक्ष में भी आती हैं। दोनों कक्षों में जब वो लहरें उत्पन्न होती हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि बेसिलर झिल्ली में गति होती है और बेसिलर झिल्ली में गति होगी तो कोर्टी के अंग में गति होगी। तो इसके जो हेयर हैं स्टीरियोसीलिया वो टेक्टोरियल झिल्ली से टकराएंगे जिससे हेयर सेल जो हैं उनके सोडियम चैनल खुल जाएंगे और सोडियम अंदर जाएगा जिससे ये विध्रुवित हो जाएंगी और एक्शन पोटेंशियल विभव की फॉर्म में ब्रेन के पास कॉक्लियर नर्व के थ्रू चला जाता है और उससे हमें अलग अलग पिच के साउंड का पता लगता है। आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे कि अलग अलग पिच का साउंड जो है उसको डिस्क्रिमिनेट करने में कौन सी झिल्ली मदद करती है? तो हमें आंसर देना है बेसिलर झिल्ली। क्लियर हुई बात? तो ये बात हो गई हमारे कान की संरचना और उसमें हियरिंग मैकेनिज्म की। क्लियर ना? तो पहले हमने कान की संरचना पढ़ी, एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल। इंटरनल में वेस्टिबुलर तंत्र पढ़ा, बैलेंस की प्रक्रिया पढ़ी, फिर कोक्लिया की संरचना पढ़ी, उसमें फिर हियरिंग की मैकेनिज्म की चर्चा कर ली है। इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएं और इसके क्वेश्चन बढ़िया से लगा के और अगली क्लास के लिए फिर आप लोग तैयार रहे। आज के लिए काफ़ी है इतना ही। अब बाकी चीज़ें फिर अगला जो टॉपिक, नए टॉपिक के साथ आप लोग जो हैं मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। मूवमेंट और लोकोमोशन वाले चैप्टर में आपकी जो चीज़ें हैं उनको अपन लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन जो स्केलेटन सिस्टम है, बोन वगैरह, उसको शुरू करेंगे
और उसके अंदर जो मसल वाला पार्ट है वो टिश्यू के साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।